तो ये आप लोगों के पूरे पॉइंट्स थे सब्सिडरी अलायंस के और डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के, राइट। सबका नोट हो गया? रईस अहमद मलिक, यहां तक हो गया नोट? यस मैम। ठीक है, हो गया सबका नोट, तभी आगे स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाते हैं, सबको ज्वाइन करने देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक आपका हुआ ये रीजन जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक ये रीजन थे ये वाले। अब बढ़ते हैं आगे और रीजंस की तरफ। रीजंस तो और भी बहुत है। नेक्स्ट आते हैं अब इसके बाद पॉलिटिकल कॉज आपने देख लिए 2 पॉइंट, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज की तरफ। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज के अंदर क्या था कि अपने इंडियंस को ना चांस ही नहीं मिलता था कि हम लोग भी जो है गवर्नमेंट जॉब में जाके सर्व करें, कुछ बड़े लेवल पे काम करें, था ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मिलिट्री में भी आप जॉब कर रहे हो, मिलिट्री में भी जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो इंडियन ऑक्यूपाई कर सकता था, सिर्फ सूबेदार की। उसके ऊपर इंडियन सोल्जर जा ही नहीं सकता था। मतलब सैलरी सैलरी भी तो छोड़ो, आपको जॉब ही नहीं मिलती थी बढ़िया वाली। और आपको सैलरी कितनी मिलती थी? सैलरी उस समय दी जाती थी 60 रुपए या फिर मैक्सिमम 70 रुपीज। दिस वॉज द मैक्सिमम सैलरी। क्योंकि सारी जो भी हाई पोस्ट थी, उन हाई पोस्ट पे कौन है? सारे के सारे जितने भी ब्रिटिश पर्सन्स हैं वो इन हाई पोस्ट पे रहते थे। तो अपने को तो यहाँ पे चांस ही नहीं मिलता था, इंडियंस को मिलता ही नहीं था। और प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिलती थी, प्रमोशन के चांसेस ही कुछ नहीं थे। ठीक है, तो ये आप चीज को एक चीज याद रखेंगे कि ऐसा होने लगा था। ठीक है, उसके अलावा साथ ही साथ जो है, इन्हीं के साथ साथ बहुत सारी कमीशंस ने भी और बनाई, बहुत सारी और चीजों से भी पता लगा था, मतलब काफी सारे सोर्सेस से ये चीज पता लगी थी कि जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, मतलब कि कितना लैंड है उसका रेवेन्यू कितना जाएगा, टैक्सेस कितने जाएंगे उसके, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं था। ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली आप फार्मर से जाकर के पैसा ले रहे हो, ऐसा नहीं था। बीच में हमेशा एक मिडिल मैन होता था। बीच में मिडिल मैन की प्रेजेंस की वजह से या फिर लैंड लॉर्ड की वजह से, जमींदार की वजह से, तालुकदार भी कहते थे उसको, इन लोगों के प्रेजेंस होने की वजह से जो फार्मर्स थे उनको बहुत बुरी मार पड़ती थी। मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे इस चीज के ऊपर। उनकी उनकी सामान जो थे, उनकी जितनी भी चीजें थी, बहुत ज्यादा जो है उनको प्रॉब्लम किए जाने लगी थी इसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ इन सब चीजों के चलते करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। करप्शन का अमाउंट इंक्रीज ही होता जा रहा था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी यहाँ पर बने, इनकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। इसी के साथ साथ सोशियो कल्चरल कॉजेस भी साथ ही थे। रेशियल ओवरटोन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, रेशियल ओवरटोन आप समझते हैं ना, ब्लैक और वाइट का जो भेदभाव करते थे ये लोग, वो हो गया। और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना, अपना डोमिनेंस दिखाना हमेशा। वो तो ये मानते ही नहीं थे कि जो इंडियंस है सारे, वो लोग कुछ कर भी सकते हैं, दे आर लाइक जस्ट लाइक द बेगर्स। वो उनको ऐसे ट्रीट करते थे कि ये लोग तो बेगर्स हैं। इवन आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, बहुत सारी पिक्चर्स में भी दिखाया गया, हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी पिक्चर्स भी बनी है। इवन इन सम जो है ये जेन्युइन भी है कि वहां पे लिखा होता था कि उनका एक सेपरेट रूम होता था, एंड दे यूज टू राइट कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये लाइन तक लिखी हुई होती थी। दैट मीन्स ये लोग इंडियंस और डॉग्स को एक जैसा ट्रीट करते थे।
आप लोग खुद सोच सकते हो कि व्हाट इज देयर लेवल ऑफ मेंटालिटी, व्हाट हाउ दे लुक टूवर्ड्स द इंडियन पीपल। ये सब चीजें हुआ करती थी। साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज जो आई थी भारत में, क्रिश्चियन मिशनरीज, वो क्या चाहते थे कि सारे लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करें। तो वो लोग इंडियंस को क्रिश्चियन रिलीजन में चेंज करवाना चाह रहे थे। मेन एम, उनका मेन एम था यहाँ पर कि इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, बहुत से लोगों ने साफ साफ सीधा डिक्लेयर किया था। इन्होंने बोला कि जो भी आप हिंदू भगवान देवी देवताओं जिनकी भी पूजा करते हो, किसी की पूजा नहीं होगी, आप सिर्फ चर्च जाया करेंगे। मूर्ति पूजन सारा खत्म करवाने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो ये काम इन्होंने करा था। साथ ही साथ इन लोगों ने ये काम, आई विल से, अच्छे किए थे। इन्होंने सती प्रथा खत्म करी, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया। ये काम तो इन्होंने ठीक किए थे। ठीक है, ये काम तो इन्होंने ठीक किए थे। लेकिन उस समय के लोगों को ये चीज सही नहीं लगी थी। उनको लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। साथ ही इन्होंने डिसीजन लिया कि जो मॉस्क और टेम्पल के लैंड्स हैं, इनके ऊपर अब टैक्सेस लगाए जाएंगे। जबकि पहले क्या होता था कि ये जितने भी लैंड्स थे ये टैक्स फ्री हुआ करते थे। जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे दे वर टैक्स फ्री। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने उस पर भी टैक्सेस लगाने स्टार्ट किए। तो ये बात भी अपने लोगों को पसंद नहीं है, बिकॉज हमारे रिलीजन जो है वो सबसे सुपीरियर हुआ करता था, आज भी है। उस समय के लोगों के लिए भी जो रिलीजन था वो चीज बहुत सुपीरियर थी। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर करी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लोग पसंद नहीं करते थे। राइट। एंड इसके बाद फिर साथ ही साथ एक्ट्स लाए गए। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 में ये एक्ट लाया गया, जिसके अंदर क्या कर दिया गया, इसमें बोला कि अगर कोई पर्सन अपना रिलीजन चेंज कर देता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे हिस्सा नहीं ले सकता। वो ले सकता है अपनी प्रॉपर्टी की, अपने फादर की प्रॉपर्टी में। ये सब चीजें इन्होंने करी। इन चीजों की वजह से क्या हुआ कि हम लोगों में जो इंडियंस थे उनको ये नजर में आने लग गया कि यार ये हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजन पे साफ साफ सीधा अटैक है। ये लोग हमारे रिलीजन पे अटैक करके बात कर रहे हैं, ये लोग हमारा रिलीजन चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो कॉजेस थे इसके अंदर, ये एक बड़ा रोल प्ले करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को पुश करने में। राइट। ये सारी चीजें जो हैं आपको याद रखनी कि ये सब चीजें उस समय हुई थी। राइट। ये सब चीजें आप याद रखिएगा। ये सब चीजें जो है वो रिवोल्ट यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। ये रीजंस थे इसके पीछे। ये पीछे के रीजन आपको सारे बताए हैं जिसकी वजह से सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। और फिर उसके बाद फाइनली ये पीछे से चल रही थी चीजें, और जब ये चीज हुई कार्ट्रिज वाली जो चीज थी, तो इमीडिएटली क्या करना पड़ गया, मंगल पांडे ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया। और उसी समय यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ पर वो चीज फिर इंक्रीज ही होती गई। धीरे धीरे करते करते बहुत से ऑफिसर्स को मार दिया गया। और ये पूरा रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैला, सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, यहाँ फैला। उसी के साथ साथ कौन से सेंटर बने, सेंटर के नाम भी आप लोग लिखोगे यहाँ पर। देखो भाई, ये से सेंटर्स मैंने सारी लिस्ट बना रखी है प्रॉपर। इस पीपीटी में आपको एक एक चीज मिल जाएगी, पूरी लिस्ट है यहाँ पर। इसमें दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी बिहार, राजस्थान फारुखाबाद, असम, उड़ीसा, यहाँ यहाँ पे रिवोल्ट 1857 का हुआ था। ठीक है। और इसमें एक और जगह है बनारस, इसमें रह गया, बनारस में भी हुआ था। ठीक है ना। सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी प्लेस थी वो दिल्ली थी। यहाँ पर दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व थे। और दिल्ली की तरफ से कौन लड़ रहे थे, बहादुर शाह जफर, जो कि कौन थे, खुद एक मुगल एम्परर। ये लास्ट मुगल एम्परर थे। और इनके
कमांडिंग ऑफिसर या आर्मी के जनरल, जनरल बख्त खान, राइट। लेकिन ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाए क्योंकि बहादुर शाह जफर ये खुद ही बूढ़े थे, काफी ओल्ड एज के थे, पर उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो है उतना ज्यादा बढ़िया से ये काम यहाँ पर कर नहीं पाए, उतने बढ़िया तरीके से, इफेक्टिव तरीके से लीडरशिप को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है। साथ ही साथ लखनऊ से इन पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बार, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना इसको। बेगम हजरत महल, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बेगम हजरत महल और इन्हीं के बेटे थे बिरजिस कादर, ये जो साथ में नाम देख रहे हो बिरजिस कादर, ये इनके बेटे थे। ठीक है। और यहां से इनको संभाल रहे थे हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिशर थे और वो इनके रिवोल्ट को खत्म करने की तैयारी में थे। फिर आता है कानपुर। कानपुर से आपको दिख रहा है नाना साहेब, राव साहेब, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला खान, ये लोग यहां पर इन्वॉल्व थे। और यहाँ पे जो पर्सन ब्रिटिशर जो लड़ रहे थे इनके खिलाफ, वो लड़ रहे थे, मतलब ब्रिटिशर जो इनके साथ में लड़ रहे थे वो थे, नाम लिखेंगे सब लोग उनका, सर ह्यूज व्हीलर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसके अंदर। यहाँ पे ये लोग जो है वो लड़ रहे थे। लखनऊ कब स्टार्ट हुआ? लखनऊ जो है ये वाला जो पूरा था, लखनऊ स्टार्ट होता है ये जून 4 1857 को। इसकी एक डेट हमारे पास गिवन है लखनऊ की, इसलिए आप लखनऊ की डेट लिख सकते हो। लखनऊ में जून 4 1857 को ये स्टार्ट होता है। फिर आएंगे झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सबको पता है, सबने इसके बारे में सुना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई जिनके हस्बैंड कौन थे? इनके हस्बैंड थे राजा गंगाधर राव। इनका खुद का कोई बेटा नहीं था, इन्होंने अडॉप्ट किया था बेटा, और ये बात ब्रिटिशर को पता लग जाती है। इसकी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते क्या करना पड़ जाता है इनको? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते इनको अपनी टेरिटरी इनको देनी पड़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और जब तांत्या टोपे जो ये थे, ये कानपुर जब हार जाते हैं तब ये इनके साथ आके जुड़ के काम करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सबको पता है, आप यहाँ देख सकते हो, इनकी पिक्चर भी है यहाँ पर। ये रानी लक्ष्मीबाई, ये बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये है तांत्या टोपे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये है मंगल पांडे, ठीक है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ ही रहे हैं, उनकी स्टोरीज हैं ये। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रानी लक्ष्मीबाई, इनकी एक ये पेंटिंग है। तांत्या टोपे भी, ठीक है, इनके साथ लड़ रहे थे आगे, ही वॉज ऑल्सो फाइटिंग विद हिम, विद हर, राइट। ये लोग इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर आपको सीधा बिहार के पर्सन कुंवर सिंह और अमर सिंह, बाकी आपको नहीं याद रखने, ये चारों आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ लिखे हैं, याद नहीं रखने हैं। आपको बिहार याद रखना है, कुंवर सिंह और अमर सिंह, बिहार की तरफ से ये लोग थे जो कि लीड कर रहे थे। ठीक है, बनारस से जरूर लिख लीजिएगा एक नाम सब लोग, एक्स्ट्रा नाम इसमें, बनारस से, या अ, बनारस की जगह आप बरेली लिख सकते हो, बरेली यहाँ पे नहीं था ना, हाँ, बनारस नहीं बरेली लिखेंगे। बरेली से यहाँ पर जो है वो कौन लड़ रहे थे? खान बहादुर। तो ये पर्सन्स इन्वॉल्व थे इन कामों में, नाम जरूर सबके नोट कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, यहीं तक आप अभी पढ़ेंगे, क्या लिखने का वर्क हमारे पास काफी हो गया।
इसके बाद जो इनके ऊपर बुक्स हैं, और इसके अलावा जो क्या हुआ इस रिवोल्ट की वजह से, क्या रिजल्ट निकला, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या किया, क्या रिजल्ट इसमें कॉन्सिक्वेंसेज आए, वो सब अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। और इसकी मैं पीपीटी भी आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे बताएंगे यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछे। अवध को कब एनेक्स किया? अवध को ओप्पो A5, पहले तो नाम चेंज करो आप अपना। अवध को एनेक्स 1801 में किया गया था। अपने नाम सब चेंज कर लो, V2022 जो नाम है वो भी आप चेंज कीजिए, ओप्पो A5 प्रॉपर नाम रखिए अपना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताएंगे। ओके, रियाज क्लियर है सारा? ओके, बाकी भी बताएंगे। ठीक है, ये जो इनमें कौन से ऑफिसर इनके खिलाफ लड़ रहे थे, ये सबके नाम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे जो है एक लिस्ट बनाएंगे सारे नामों की। ठीक है, ठीक है ना, हम सबके नामों की लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर, कौन कौन से पर्सन अगेंस्ट में थे। ये तो हमारे इंडियन लीडर्स हो गए जो लड़ रहे थे। ब्रिटिशर के साइड से कौन से लड़ रहे थे, उनके भी हम लिस्ट बनाएंगे। राइट, चलिए यहां तक सबको क्लियर है? ओके।